दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप केडीबी लाइव में जॉब करना चाहते हैं, एंकरिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। यह खुशखबरी यह है कि आप भी केडीबी लाइव में एंकर बन सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं। जहां अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं, करना चाहते हैं, तो आप मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और मैसेज में लिखें जॉब इन केडीबी लाइव। उसके बाद आपको केडीबी लाइव के द्वारा संपर्क किया जाएगा और फिर इसकी प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों छात्रों को बोर्ड परीक्षा के तनाव से अब मुक्ति मिलेगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब छात्रों का आकलन किसी एक परीक्षा से नहीं होगा, बल्कि उनका रिजल्ट उनकी साल भर की पढ़ाई के आधार पर ही तैयार होगा। इसमें जो अहम बदलाव होने की संभावना है, उनमें परीक्षा का एक ऐसा मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है जिसमें पूरे कोर्स की परीक्षा कई हिस्सों में ली जाएगी। सवाल भी सोच आधारित होंगे, यानी कि रट्टा मारने वालों के दिन अब गए। बोर्ड परीक्षा के साथ दूसरे कक्षाओं को लेकर भी शुरू की गई है। विश्वविद्यालय सहित मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले को लेकर होने वाली प्रवेश परीक्षाओं को लेकर जिस तरीके से तनावपूर्ण माहौल और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, उसे देखते हुए शिक्षा मंत्रालय परीक्षाओं में बदलाव को लेकर जल्दी में भी है। कहा गया है कि परीक्षा में कुछ इस तरीके से बदलाव होने चाहिए कि कोचिंग और रट्टा मारकर आगे आने वालों की जगह ऐसे छात्र आगे आ सकें जो वाकई में बेहतर हैं। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षाओं को भी कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। दोस्तों यूआईडीएआई ने आधार कार्ड होल्डर से कहा है कि वे अपना मोबाइल नंबर आधार में हमेशा अपडेट रखें। यूआईडीएआई ने फ्रॉड से खुद को बचाने के लिए यह नसीहत दी है। अगर मोबाइल नंबर अपडेट ना हो तो फिर आधार से होने वाले फ्रॉड की जानकारी नहीं मिल पाएगी और इसकी शिकायत भी आगे नहीं की जा सकेगी। यूआईडीएआई ने लोगों को आगे करते हुए कहा है कि चूंकि आधार ऑनलाइन सर्विस के लिए किसी भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का होना जरूरी है, इसीलिए जो भी नंबर आधार में हो वह अपडेट होना चाहिए। अगर मोबाइल खो जाने पर नंबर बदलता है तो फिर उसे तुरंत आधार में अपडेट कराना चाहिए। अगर आधार में कोई भी फोन नंबर नहीं दिया गया है तो फिर तुरंत किसी नजदीकी आधार सेंटर में जाकर के इसे दर्ज कराना चाहिए। आधार बनवाते वक्त हमेशा ईमेल, पता और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होती है। बाद में अगर कोई भी बदलाव होता है तो फिर उसे अपडेट कराना होता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी घटना के बाद तेजी से सियासी समीकरण बदल रहा है। वाराणसी में प्रियंका गांधी की रैली में जुटी भीड़ को लेकर कांग्रेस के नेता एक ओर जहां गदगद है, वहीं अखिलेश यादव ने भी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव ने सहारनपुर के एक कार्यक्रम में कहा है कि अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए जरूरत पड़ी तो हम गठबंधन भी कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि गठबंधन शर्तों पर होगा और कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान दिया जाएगा। वहीं रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि नाम और रंग बदलने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग इतिहास बदलने का दावा करते हैं। ये नाम बदलकर इतिहास बदलना चाहते थे। ये वीरों की धरती है जिसके पूर्वजों ने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों को हिला दिया था। जो नाम बदलेगा उसे चुनाव में जनता बदल देगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बड़े दलों से गठबंधन नहीं करने की बात कर रहे थे, लेकिन लखीमपुर खीरी घटना में प्रियंका गांधी की एंट्री से यूपी में कांग्रेस भी एक मुखर विपक्षी दल के रूप में उभरी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पूर्वी यूपी में पूरी तरीके से करीब 150 सीटों पर फोकस कर रही है। वहीं अखिलेश यादव के बयान के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च कर दिया है। जहां उन्होंने इसका शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। जहां इससे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना भी साकार होगा। इतना ही नहीं, यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश को अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। जहां अंतरिक्ष और उपग्रह से जुड़ी कंपनियां इस एसोसिएशन के सदस्य होंगे। जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है उतनी पहले कभी नहीं रही है। यह मोदी ने कहा है। स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक के लिए भारत में हुए बड़ी सुधार इसकी एक कड़ी है। दोस्तों बेहतर मानसून के बाद बिहार में इस साल दीपावली और छठ पर सामान्य से कुछ अधिक ठंड पड़ने के आसार हैं।
जहां अधिकतम तापमान में गिरावट सोमवार को महसूस होने लगी है। जब बिहार में तुलनात्मक तौर पर अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। जहां इधर अगले 24 घंटे के अंदर मानसून राज्य में विदा हो जाएगा। जहां आईएमडी के मुताबिक गया और पश्चिमी चंपारण होते हुए मानसून पूरी तरीके से विदा हो जाएगा। जहां सोमवार को पूरे बिहार में एक भी जगह बारिश दर्ज नहीं की गई है। मंगलवार से बिहार का मौसम पूरी तरीके से शुष्क रहने का अनुमान है। जहां रिपोर्ट्स के अनुसार नमी युक्त पूर्वइया थम चुकी है। जहां रविवार से ही तापमान में कमी दर्ज की गई है। हालांकि पूरे बिहार में पछुआ हवा का प्रभाव प्रदेश में शुरू हो गया है। यह 3 दिन बाद पछुआ हवा पूरी ताकत से बहेगी। इसके बाद से ही दिन और रात के तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। यह गिरावट अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से पूरी तरीके से गुलाबी ठंड में तब्दील हो जाने के पूरे आसार हैं। सुबह और शाम की धुंध भी छाए रहने के आसार हैं। दरअसल बिहार के वातावरण में पर्याप्त मात्रा में नमी है। इसी की वजह से ठंड के दौरान कोहरे भी काफी घना होगा। दोस्तों, जुलाई 2017 में एनडीए में लौटने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नई परेशानी झेल रहे हैं। जहां उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपनी पार्टी जेडीयू के वोट बैंक को कैसे बचाया जाए। बढ़ाने की बात तो दूर है, विधानसभा में कम होती सीटों और फिर वोटरों के साथ छोड़ने का डर मुख्यमंत्री को परेशान किए जा रहा है। दरअसल समस्या यह है कि बीजेपी उनकी एक नहीं सुन रही है। नीतीश ने शायद सोचा था कि बीजेपी के साथ वापस आने से उनकी राजनीतिक स्थिति और मजबूत होगी और वे बिहार के साथ साथ केंद्र की सत्ता में भी अपना प्रभुत्व दिखाएंगे, लेकिन ये सारा दांव उल्टा पड़ गया। एनडीए में दोबारा वापसी करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब तक कुल 3 प्रमुख मांगे रखी है, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी मांगों पर गौर तक नहीं किया है। और ये तीनों मांगे थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना, कभी पूर्व का ऑक्सफोर्ड माने जाने वाला पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाना और जातीय जनगणना करवाना। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। इससे डर यह है कि नीतीश का वोटर बिदक सकता है। स्थिति यह है कि इसका गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तो विपक्षी पार्टियों ने सड़ेराह नीतीश कुमार पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। यह बिहार में विपक्ष के नेता और आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि जब मुख्यमंत्री पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा नहीं दिलवा सके तो किस बात की डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन से उनका मतलब है कि बिहार और केंद्र दोनों जगह पर एनडीए की ही सरकार है। इस कटाक्ष को नीतीश के वोटर भी भली भांति समझने लगे हैं, जिससे मुख्यमंत्री के सामने अपने वोट बैंक को बचाने की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उनका डर इस बात का है कि ये वोटर कहीं आरजेडी की तरफ ना खिसक जाए। नीतीश कुमार आज राजनीति के बड़े विकट दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ उनकी गिनती लोकप्रिय और दूसरी तरफ उनकी पार्टी का गिरता जनाधार एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। यदि जल्द ही इनको नहीं रोका गया तो फिर उनका अपना अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा और फिर कोई पार्टी उनके साथ आना नहीं चाहेगा। दोस्तों, अगर आपके बच्चे ऑनलाइन क्लास के अलावा मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो फिर आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। जी हाँ, विशेषज्ञों के अनुसार 4 घंटे से अधिक की किसी भी स्क्रीन पर वक्त गुजारना बच्चों को मानसिक रोगों की तरफ ढकेल रहा है। जब बहुत से बच्चे तो 6 से 10 घंटे तक ऑनलाइन स्क्रीन पर वक्त गुजार रहे हैं। जी हाँ, ऐसे बच्चों को फिजिकल गेम्स में सक्रिय करने की जरूरत है। जी हाँ, ऑनलाइन काम करते समय भी बीच बीच में कुछ अंतराल पर मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन से ब्रेक लेना जरूरी है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अक्सर ही राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों का वीडियो वायरल होता रहता है। जहाँ कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई समर्थक अपने नेताओं को भगवान कहते नजर आते हैं। जहाँ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बीजेपी समर्थक योगी आदित्यनाथ को भगवान और पत्रकार अर्नब गोस्वामी को नारद बताते नजर आ रहे हैं। जहाँ दी ललन टॉप के चैनल पर एक बीजेपी समर्थक से पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने पूछा है कि आपने मोदी जी से कहा है कि आप संविधान नहीं मानते हैं। तो इस सवाल पर बीजेपी समर्थक ने कहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वे संविधान नहीं हैं। हम उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, वे हमारे सीने में प्रवेश करते हैं। मैं हनुमान जी नहीं हूं, नहीं तो मैं अपना सीना फाड़ करके उसको दिखा देता कि मैं आपके कितने बड़े भक्त हूं। मैं उनकी रोज पूजा करता हूं, वे नारायण भगवान हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी कट्टर समर्थक, यानी कि इसको अंधभक्त भी कह सकते हैं, जहां उन्होंने कहा है कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी नाराज है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमान भगवान है और अमित शाह शेषनाग है।
इस पृथ्वी पर भगवान ने अवतार लिया है। गीता में लिखा गया है कि इस धरती पर जब जब अत्याचार होगा तब तब मैं अवतार लूंगा, जिसके अवतार में नरेंद्र मोदी आए हैं, अमित शाह आए हैं और योगी आदित्यनाथ आए हैं। साथ ही अर्णब गोस्वामी भी भगवान के रूप में आए हैं। जब उनसे पूछा गया है कि ये सब जानकारी आपको कैसे मिली, कहां से मिली, तो उन्होंने कहा है कि मुझे ये सब बातें महादेव आकर खुद बताया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। आप भी आगे इस अंधभक्ति की इस वीडियो को देखिए। मोदी जी को आपने ये बात कही कि हम संविधान नहीं मांगते? मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो संविधान नहीं है। वो प्रधानमंत्री है, हम उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। वो हमारे भगवान है, वो हमारे सीने में प्रवेश करते हैं। समझो, हनुमान जी ने मैं सीने फाड़ के दिखा देते भी, वो भगवान है हमारे। हम उनकी पूजा करते हैं, और आज नहीं डेली पूजा करते हैं। वो स्वयं भगवान नारायण है। श्री अर्णब पत्रकार भगवान नारद है। श्री योगी जी हनुमान जी हैं, और अमित शाह जी वो ही भगवान शेषनाग हैं, भगवान लक्ष्मण हैं। ये पृथ्वी पे भगवान अवतारे हैं। गीता में साफ साफ लिखा है, इस धरती में जब जब अत्याचार होता है मैं अवतार लेता हूँ। रावण थे, प्रभु श्री राम आए। कंस था, प्रभु श्री कृष्ण आए। आज मुगल थे, मुगल शासन था। आज अंग्रेजी शासन था। आज इटली शासन था। आज कश्मीर नरसंहार था। आज अयोध्या कांड था। आज ठीक जगह जगह बम फटते थे, जगह जगह दंगे होते थे, लोग अकाल मृत्यु मरते थे। जो नारायण का अवतार है, समझो आप। सब ठीक हो गया है? सब ठीक हो बहुत ठीक हुआ, बहुत ठीक हुआ है। यूपी के सारे 19 गुंडे समाप्त कर दिए। 20% मारे गए, 30% राज छोड़कर भाग गए, 50% जेल में अपने आप घुस गए जाके। हमारे 50 गुंडे थे पीलीभीत में, आज एक भी नहीं है। अच्छा, आज हम दिल्ली मुंबई नहीं गए, पीलीभीत में रहते हैं। आपको पीलीभीत की बता रहे हैं, आज एक भी नहीं है। कैसे मिलती है आपको? ये महादेव कहते हैं, महादेव। हम उनके चरणों की धूल है। मोबाइल के जरिए देते हैं? कैसे देते हैं? फोन के जरिए? सपने में आते हैं मेरे, वो सपने में बताते हैं सारी बातें मुझे। वो सारी बातें सपने में बताते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का उत्सव धूमधाम से चल रहा है। जहाँ तरह तरह के पंडाल और दुर्गा की मूर्तियां सजी हुई है। इस बीच एक पंडाल को लेकर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। बीजेपी ने इस पंडाल के खिलाफ राज्य के गृह सचिव को भी पत्र लिखा है। दरअसल दमदम इलाके में बने एक दुर्गा पंडाल को जूते और चप्पलों से सजाया गया है, जिसे लेकर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताया है। जब पंडाल के आयोजकों ने इस सजावट पर सफाई देते हुए कहा है कि इसके जरिए किसानों के दर्द को दिखाया गया है। आपको बता दूं कि दमदम पार्क भारत चक्र की पूजा थीम इस बार किसानों का आंदोलन है। जब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसी को लेकर इस पंडाल में उन घटनाओं को दर्शाया गया है जो किसानों को अपने साथ जोड़ रहा है। इसमें आंदोलन को लेकर लखीमपुर खीरी हिंसा तक को दर्शाया गया है। पंडाल में जूते चप्पल भी लगाए गए हैं। दोस्तों, भारत में बिजली संकट पर शिकायतों को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई। जहां ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई, जो उच्च स्तरीय बैठक थी। जहां इस बैठक में ऊर्जा मंत्री, कोयला मंत्री मौजूद रहे। जहां ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री ने अमित शाह को रिपोर्ट सौंपी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक में बिजली संकट को लेकर मिली शिकायतों पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। जहां केंद्र सरकार को दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और बिहार से कोयले की कमी की शिकायतें मिली थी। दोस्तों, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लखीमपुर खीरी की घटना को एक षड्यंत्र बताते हुए कहा है कि यह साजिश के तहत किया गया मर्डर है। बीजेपी और आरएसएस में कोई भी काम बिना ऊपर से इजाजत के नहीं हो सकता है। षड्यंत्र के तहत मासूम सिख किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया और अब वोटों की खातिर मोदी और योगी की सरकार मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को बचाने में जुट गई है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर मोदी सरकार के साथ प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी हां, उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के भाषण के बाद ये वारदात हुई है। पुलिस को उनके बेटे को गिरफ्तार करने में इतना टाइम लग जाता है। पूछताछ के दौरान एक हत्या के आरोपी की ऐसे मेहमानबाजी की जा रही है मानो कि वे थाने में नहीं बल्कि अपने ससुराल गया हो। ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वे लखीमपुर खीरी कांड के 3 से 4 दिन बाद लखनऊ आते हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था। दोस्तों, बिहार में बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। जब परिवहन विभाग ने नगर बस सेवा के साथ लंबी दूरी की बसों का भी यात्री किराया बढ़ा दिया गया है। बिहार के लोगों पर इसका असर राजधानी पटना समेत अलग अलग शहरों में चलने वाली सिटी बसों पर भी पड़ेगा। जहां परिवहन विभाग की ओर से नए किराए की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बिहार सरकार ने आम लोगों के साथ ही बस सेवा से जुड़े लोगों को नए किराए पर आपत्ति और सुझाव देने के लिए 1 महीने का
वक्त दिया है। बिहार में नए बस किराए की अधिसूचना की प्रति परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में निजी बसों के संचालन से पहले ही निर्धारित दर में अधिक मनमाना से किराया वसूल रहे हैं। नई दर से किराया निर्धारित करने पर निजी बसों का किराया कई रूटों में घटने की भी संभावना रहेगी। दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नशीले पदार्थ केस में एनसीबी ने पकड़ा था और फिलहाल वे जेल में हैं। इस मसले पर जारी राजनीति अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई है, जहां जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि आर्यन खान को इसीलिए निशाना बनाया गया है क्योंकि उनका सरनेम खान है। महबूबा मुफ्ती ने मामले को आर्यन खान के नाम और पहचान से जोड़ा तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा है कि महबूबा सिर्फ राष्ट्र विरोधी पॉलिटिक्स करती है। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि किसानों की हत्या के आरोपी गृह राज्य मंत्री के बेटे की जगह केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के लड़के के पीछे पड़े हैं, बस इसलिए क्योंकि उसका सरनेम खान है। बीजेपी के कोर वोट बैंक को खुश रखने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा करके न्याय का मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब पढ़ाई करनी होगी। हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट नहीं लगाने सहित यातायात के अन्य नियमों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आंशिक ट्रेनिंग लेनी होगी। जब बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को पढ़ाई करनी होगी। प्रशिक्षण लेने के बाद ही वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस सहित गाड़ी के अन्य कागजात मिलेंगे। अभी ऐसा सिर्फ राजधानी पटना में ही है, लेकिन बहुत जल्द पूरे बिहार में इसे लागू कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग पूरे बिहार में इसका विस्तार करने जा रहा है। तैयारियां शुरू हो चुकी है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर में कचरा से पेट्रोल बनाने वाली फैक्ट्री 25 अक्टूबर से चालू होगी। जहां बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन 25 अक्टूबर को इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ये फैक्ट्री खोली जा रही है। फैक्ट्री का संचालन आशुतोष मंगलम, शिवानी सुमित कुमार, अमन कुमार, मोहम्मद हसन आदि लोगों के द्वारा किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कचरा से पेट्रोल बनाने का पूरा कॉन्सेप्ट आशुतोष मंगलम का है। जहां फैक्ट्री में रोजाना 200 किलो प्लास्टिक कचरा से 175 लीटर डीजल और पेट्रोल तैयार हो सकेगा। 1 लीटर पेट्रोल बनाने में करीब 45 रुपए लागत आएगी। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के निर्देश के तहत किसानों से धान की खरीद 1 नवंबर से 31 जनवरी तक होगी। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। बिहार के किसान इस अवधि में अपना धान बेच सकते हैं। हालांकि बिहार के ज्यादातर किसानों को इस बात की चिंता है कि सरकार जब धान की खरीद करेगी उस वक्त तक उसका फसल तैयार होगा या नहीं। ऐसे में किसानों को बिचौलियों के फंदे में फंसना मजबूरी हो जाएगा और उसके फसल की उचित कीमत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि हर साल धानों की खरीद जनवरी महीने में होती थी। इस अवधि तक किसानों के धान तैयार हो जाते थे। इस बार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में धान की रोपनी ही देर से हुई है। ऐसे में किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर अपना धान बेच पाना मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार कार्यक्रम में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर सीएम नीतीश कुमार भी चौंक गए और अधिकारियों से पूछ बैठे कि ये तो कमाल का चीज है, ऐसे कैसे हुआ है। दरअसल एक छात्र ने सीएम नीतीश कुमार से शिकायत की है कि बिहार बोर्ड ने उसे लड़का से लड़की बना दिया है। बिहार के शिवहर से आए युवक ने शिकायत की है कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में उसकी जगह लड़की की तस्वीर लगा दी गई है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में अपनी शिकायत को लेकर आए छात्र ने सीएम से कहा है कि मैंने 2016 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन मेरे मैट्रिक के रिजल्ट में मेरी तस्वीर की जगह लड़की की तस्वीर लगा दी गई है। शिकायत के बाद भी उसमें सुधार नहीं हुआ है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के वैसे लोग जिनकी उम्र 18 साल हो गई है उन लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। यह मतदाता इसके लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं। खबर के अनुसार 1 नवंबर को मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह युवा और युवती ऑनलाइन के माध्यम से तथा ऑफलाइन के माध्यम से बीएलओ को भी आवेदन कर सकेंगे और अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकेंगे। आपको बता दें कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच होगा। साथ ही साथ 18 साल पूरा करने वाले युवा युवती नेशनल वोटर हेल्पलाइन ऐप या आयोग की वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार 7 नवंबर 2021 तथा 21 नवंबर 2021 को विशेष अभियान के दौरान बूथ पर ही बीएलओ मौजूद रहकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने का आवेदन लेंगे।
दोस्तों, देश भर में बिजली की आपूर्ति को लेकर मचे हाहाकार के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश वासियों को आश्वासन दिया है कि बिहार में बिजली की कमी नहीं होगी। बिहार सरकार दूसरे जगहों से ज्यादा दामों में बिजली खरीद रही है। पिछले दिनों बिजली उत्पादन में कमी आने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पटना में जनता दरबार कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और कहा कि यह सच है कि बिहार में जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जहां उसी के कारण समस्या बनी हुई है। जहां ज्यादा दामों में बिजली बेची जा रही है वहां से महंगी बिजली खरीदी जा रही है। जब पहले से सप्लाई कम हुआ है, विभाग लगा हुआ है, जल्द ही परेशानी खत्म की जाएगी। जब सरकार पिछले 5 दिन में 570 लाख यूनिट बिजली खरीद गई है, जिसकी कुल लागत लगभग 90 करोड़ रुपए है। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ बिहार की स्थिति है, ये सब जगह की स्थिति है। हर जगह बिजली प्रभावित है। सरकार बिजली आपूर्ति के लिए प्रयासरत है। कांटी और बरौनी पावर हाउस को हमने ही शुरू किया था, बाद में उसे एनटीपीसी के हवाले कर दिया गया। उसे पुनर्जीवित कराने या फिर बढ़ाने के लिए भी सरकार ने काम किया। हमने कई नए बिजली घरों का भी निर्माण कराया। बिजली का रेट बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, लेकिन सरकार आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि देश भर की सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश से चल रही है। जहां लखीमपुर खीरी एक ऐसी जगह है जिसके बारे में राज्य के लोग भी सही से नहीं जानते थे। जहां वे अब इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। जहां इस क्षेत्र में बीते एक सप्ताह में जो कुछ भी हुआ है उस वजह से जहां पूरे देश के निशाने पर उत्तर प्रदेश आ गया है, वहीं कांग्रेस भी इसको लेकर बड़ा मुद्दा बनाने में लगी है। जहां उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों पर बर्बरतापूर्ण तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने हमला किया था, इसमें 4 किसानों की जान चली गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंसा भड़की और अब तक कुल मिलाकर 8 लोगों की जान चली गई। जहां उसके बाद इसे पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जहां इसी कड़ी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर मौन व्रत धारण करके केंद्र सरकार का घेराव किया है। आपको बता दें कि कल ही लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती थी। साथ ही इनकम टैक्स गोलंबर पर ही जेपी की प्रतिमा लगी है, जिसके पास ही बिहार कांग्रेस ने मौन व्रत का कार्यक्रम आयोजन किया था। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सहित मंत्री और कार्यकर्ता मौजूद थे। इसमें मुख्य रूप से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा सहित कई अन्य लोग शामिल थे। कांग्रेस नेताओं की एक ही मांग है कि लखीमपुर खीरी की दोषी मंत्री को बर्खास्त किया जाए और किसानों पर अत्याचार बंद हो। जहां अपने अपने तरीके से विपक्ष सरकार के फैसलों का विरोध करने में लगी हुई है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोग ऑनलाइन के द्वारा अब घर बैठे ही आवासीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी ऑफिस या फिर कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बिहार सरकार लोगों को ऑनलाइन के द्वारा आवासीय बनाने की सुविधा दे रही है। आपको अगर नहीं मालूम है कि आवासीय प्रमाण पत्र क्या है तो हम आपको अभी बताएंगे। तो आवासीय प्रमाण पत्र से ये मालूम होता है कि यह व्यक्ति किस राज्य के, किस गांव के तथा किस जिले या फिर किस शहर का निवासी है। इसकी जरूरत कई सारे सरकारी योजनाओं के साथ साथ नौकरी में भी होती है। अगर आप आवासीय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आप बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.serviceonline.bihar.gov.in पर विजिट करें। इसके बाद आप आवासीय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर सामने आएगा। उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी की जानकारी सही भरनी होगी। उसके बाद और भी कई सारे प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा, जहां से आप आसानी से अपने आवासीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, वो भी घर बैठे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के आगरा मालवा के जनपद पंचायत सुसनेर के एक सब इंजीनियर राजकुमार सिंह यादव ने अनोखे अंदाज में छुट्टी के लिए आवेदन लिखा है। जहां अपने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखे आवेदन में उन्होंने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को अपने पूर्व जन्म का सखा नकुल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत को शकुनी मामा बताया है। सब इंजीनियर राजकुमार यादव ने रविवार को काम पर न आने के पीछे चौंकाने वाला कारण बताया है। समाचार एजेंसी ANI के एक ट्वीट के अनुसार जनपद पंचायत सुसनेर में सब इंजीनियर के पद पर कार्य कर रहे राजकुमार सिंह यादव ने अपने छुट्टी के लिए आवेदन में लिखा है कि मैंने सपना देखा है कि असदुद्दीन ओवैसी मेरे बचपन के दोस्त नकुल थे और मोहन भागवत मेरे पिछले जन्म में शकुनी मामा थे, इसलिए मैं अपने जीवन के बारे में और जानने के लिए रविवार को भगवत गीता का पाठ करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सब इंजीनियर ने अपने वरिष्ठ को छुट्टी की अर्जी लिखकर कहा है कि उसे अपने पिछले जीवन की याद आ गई है और वे अपने जीवन के बारे में और जानने के लिए भगवत गीता का पाठ करना चाहते हैं और हर रविवार को अहंकार मिटाने के लिए भीख मांगना चाहते हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने उन्हें कायर बताया और कहा कि वह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से इतने डरे हुए थे कि उन्हें हिरासत में रखा और लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद उन्हें वहां जाने नहीं दिया। जी हां, आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद सीतापुर में प्रियंका गांधी को हिरासत में रखे जाने का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की है। वाराणसी में पार्टी की किसान न्याय रैली को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि वह धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करती है, जो उसने अंग्रेजों से सीखा है। संत किसी से नहीं डरते, लेकिन योगी बड़ा कायर डरपोक साबित हुआ है। योगी पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने सुना था और ये मानते थे कि संत किसी से नहीं डरते, लेकिन यह योगी बड़ा कायर साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि वह इतने कायर है कि एक महिला प्रियंका गांधी वाड्रा से डर गए कि उन्हें लखीमपुर खीरी भी जाने नहीं दिया गया और 4 दिनों तक जेल में रखा। मैं नहीं जानता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने बड़े कायर डरपोक होंगे। इतना कायर और डरपोक इंसान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। भूपेश बघेल ने कहा कि जब मैं रायपुर से लखनऊ पहुंचा तो फिर मुझे हवाई अड्डे से बाहर नहीं जाने दिया। जब मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय जाना चाहता हूं और मैं प्रियंका गांधी से मिलना चाहता हूं तो मुझे कहा गया है कि मैं हवाई अड्डे से बाहर नहीं जा सकता हूं। इतना कायर और डरपोक इंसान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए आरजेडी के बाद अब जदयू ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जदयू के 20 नेताओं के नाम शामिल है। जी हां, जदयू स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। दूसरे नंबर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और तीसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह है, जबकि चौथे नंबर पर जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नाम शामिल है। दोस्तों, बिहार और देश की राजनीति में कभी कभी सबसे शीर्ष नेताओं में शामिल लालू प्रसाद यादव आज एक बुरा दौर से झेल रहे हैं। राजनीतिक सफर के इस पड़ाव में जहां उनके बेटे आपस में भिड़ रहे हैं, वहीं परिवार पर न सिर्फ अपनी पार्टी और फिर परिवार को एकजुट बनाए रखने की बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी हो गई है, बल्कि इस जंग में अपना राजनीतिक अस्तित्व भी बचाना एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल तो जिस ब्रांड लालू के बिना देश की राजनीति अधूरी मानी जाती थी, उसको बिहार की सरकार के श्रम संसाधन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश मिश्रा एक एक्सपायर्ड माल बता दिया है। लालू के बेटे के बीच मची जंग का सीधा असर लालू के ब्रांड पर पड़ता दिखाई दे रहा है। बिहार के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव अपने नाम और पहचान को बचाने की जंग लड़ते दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की मां राबड़ी देवी दोनों के बीच सुलह कराने की नाकाम कोशिश कर चुकी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग के दम पर राज्य की सत्ता पर 15 वर्ष तक शासन करने वाले लालू के ब्रांड का अब आगे क्या होगा। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव 3 वर्ष के बाद यानी कि 3 साल के बाद पटना आ रहे हैं। ऐसे में वे अपने ब्रांड को कितना बनाए रखने में सफल होंगे, ये भी फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। दोस्तों, देश में कोयले की कमी को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसका सीधा सा असर बिहार में भी दिख रहा है। इसको लेकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। जब पप्पू यादव का कहना है कि प्राइवेट कंपनियों ने कोयले गायब कर दिए हैं, इसीलिए बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। सोमवार को किए गए ट्वीट में पप्पू यादव ने किसान आंदोलन का भी समर्थन किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि जब अनाज गायब होगा तब क्या होगा, इसलिए लोगों का साथ दो और काला कृषि कानून वापस लो। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में दहशतगर्द निरोधी अभियान में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच सोमवार को हुई मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी यानी कि जेसीओ समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। खबर के मुताबिक दहशतगर्दों ने घात लगाकर पहले से ही बैठे थे और जवानों पर हमला किया। जहां अभी 5 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ रखा है। दोस्तों, हाल ही में मोदी सरकार ने कर्ज में डूबी एयर इंडिया से पीछा छुड़ाते हुए टाटा समूह को बेच दी। इस बिक्री से उत्साहित केंद्र सरकार अब दूसरे उपक्रमों को भी जल्द बेचने का मन बना चुकी है। टाटा समूह पहले ही नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की बोली में शामिल हो गया है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधक विभाग के सचिव तुहिन कांता पांडे ने हाल ही में बताया है कि जल्द ही पवन हंस, भारत पेट्रोलियम, BEML शिपिंग कॉर्पोरेशन, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के लिए जल्द ही वित्तीय बोली आमंत्रित की जाएगी, यानी कि इन सब कंपनियों को बेच दिया जाएगा। दोस्तों, आप इस तस्वीर को देखिए। आपको इस तस्वीर में क्या दिख रहा है? आपको इस तस्वीर में अलमारियों में भरी नोटों का बंडल दिख रहा है।
आप ये सोच रहे होंगे कि ये नोटों का बंडल होगा तो होगा सिर्फ जहां नोट छपते हैं वहां, या फिर आरबीआई के बैंक में, ऑफिस में। लेकिन आप ये बात गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये आरबीआई के कोई ऑफिस, बैंक नहीं है, या फिर कहीं नोट छपने वाली जगह नहीं है, बल्कि ये नोटों का बंडल आपको जो दिख रहा है ये एक छापेमारी के दौरान मिली है, प्राप्त हुई है। ये सब करप्शन के पैसे हैं, यानी कि भ्रष्टाचार के पैसे हैं। पूरा मामला क्या है और कहां का है, तो चलिए हम आपको भी बताने जा रहे हैं। तो आयकर विभाग ने हैदराबाद में स्थित प्रमुख फार्मास्यूटिकल समूह हेटेरो के यहां बड़ी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कंपनी के अलग अलग ठिकानों पर लगभग 143 करोड़ रुपए नगद समेत कुल 550 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय का पता चला है। यह कंपनी के एक ऑफिस की अलमारियों में करोड़ों रुपए के बंडल रखे गए थे, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये छापेमारी 6 अक्टूबर से शुरू हुई थी। जी हाँ, 6 राज्यों में लगभग 50 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। यह फार्मास्यूटिकल समूह इंटरमीडिएट एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्री और फार्मुलेशन के व्यवसाय में लगा हुआ है। जहां अधिकांश उत्पादों का निर्यात विदेशों में, यानी कि यूएसए, यूरोप, दुबई और अन्य अफ्रीका देशों में किया जाता है। तलाशी के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने पाया है कि कंपनी ने फर्जी बही खातों में रिकॉर्ड रखा था, जबकि असली हिसाब किताब डिजिटल मीडिया और पेन ड्राइव में होता था। ऐसी सभी सामग्री जब्त कर ली गई है। इनकम टैक्स विभाग ने फर्जी लेन देन का पता लगाया है। कई ऐसी कंपनियों से खरीदी बताई गई है जो अस्तित्व में नहीं है। यह कच्चे माल की खरीदारी में भी भारी विसंगतियां पाई गई है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी तेज प्रताप के बीच सहमत का खेल जारी है। ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव राजद के बजाय अपने नए संग्रहण के माध्यम से जनता के बीच जाने का मन बना लिया है। इसी कड़ी में तेज प्रताप यादव ने पटना में जनशक्ति यात्रा निकाली। इस यात्रा की शुरुआत पटना के गांधी मैदान में स्थित जेपी गोलंबर से हुई, जो कदम कुआं में स्थित चरखा समिति तक जाकर खत्म हुई। तेज प्रताप यादव ने सैकड़ों समर्थकों के साथ गांधी मैदान के पास लगी जेपी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया और वहां से नंगे पैर पैदल यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा को लेकर तेज प्रताप ने अपने अर्जुन तेजस्वी यादव का इंतजार भी नहीं किया और राबड़ी आवास जाकर अपनी मां का आशीर्वाद भी नहीं लिया। लालू प्रसाद के दोनों बेटों के बीच अदावत सार्वजनिक हो चुकी है। दोनों भाई लगभग 2 माह से एक दूसरे के सामने नहीं आए हैं। ऐसे में कल जब तेज प्रताप यादव ने जेपी जयंती पर एलपी मूवमेंट की शुरुआत की, तो फिर इनमें शामिल होने के लिए उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित दिया, लेकिन तेजस्वी उसमें शामिल नहीं हुए। इन सब के बीच अब लंबे समय के बाद तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई को लेकर खुलकर बात कही है। तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के लिए शुभकामनाएं दी है। हालांकि उन्होंने अपने बड़े भाई का नाम नहीं लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं। ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। जिसके बाद वे अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। दोस्तों, पंचायत चुनाव में शराब की मांग इतनी बढ़ गई है कि गोपालगंज की शीतल बरदहा गांव में एक तस्कर ने अपने घर में ही मिनी शराब फैक्ट्री का निर्माण कर लिया। यह खुलासा सोमवार को तब हुआ जब गोपालगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वहां छापेमारी करने पहुंची। जब मौके से पुलिस ने देसी शराब की करीब 8000 से ज्यादा बोतलें भरी हुई नकली देसी शराब और शराब बनाने के सामान भी जब्त किए। यह कार्रवाई कुचायकोट पुलिस ने शीतल बरहटा गांव में की है। पुलिस ने इस मामले में कई महिला सहित 2 शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। दोस्तों, पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का परिणाम जारी हो चुका है। नए मुखिया का चयन भी हो गया है। इसमें प्रत्याशियों की जीत का फैसला वोटों के आधार पर किया गया। लेकिन बक्सर जिले का एक पंचायत ऐसा भी है जहां मुखिया की जीत का फैसला टॉस करके हुआ है। इसके लिए बाकायदा सिक्का उछाला गया और उसके बाद जिसकी जीत हुई है उसे मुखिया घोषित कर दिया गया। यह बक्सर के डुमरांव प्रखंड में रविवार शाम तीसरे चरण की मतगणना के दौरान 2 प्रत्याशियों के बीच हार जीत का फैसला करने में अधिकारी और कर्मचारियों के पसीने छूट गए। दोबारा मतगणना भी हुई। इसके बावजूद भी दोनों के बराबर वोट मिले। ऐसे में अधिकारियों को अंत में सिक्का उछाल करके जीत और हार का निर्णय देना पड़ा। मामला डुमरांव प्रखंड की सोवा पंचायत के वार्ड संख्या 2 की वार्ड सदस्य पद के मतगणना से जुड़ा हुआ है। यहाँ सभी प्रत्याशियों के परिणाम भी समय से घोषित हो गए। सभी ने अपना अपना प्रमाण पत्र लेकर जीत का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन इस दौरान रविवार शाम को 2 महिला प्रत्याशी का चुनाव परिणाम बराबरी पर अटक गया। दरअसल काउंटिंग के दौरान सोनम कुमारी और ज्योति देवी के मत 131 प्राप्त हुए थे। यह रिकाउंटिंग भी हुई, मतों में अंतर नहीं रहा। ऐसे में प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर बीच का रास्ता अपनाया गया, जहां और सिक्का उछाल करके यानी कि टॉस करके जीत हार का फैसला किया गया।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।